हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गवर्नर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर का हलफ दिलाया। तेलंगाना असेंबली का तीसरा इजलास आज से शुरू हुआ। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी जो ऐवान में सीनियर एमएलए हैं, असेंबली के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। इस सिलसिले में गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन ने इन्हें राजभवन में हलफ दिलाया। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी कानून साज असेंबली में नौमुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाएंगे। राजभवन में मुनक्किदा अकबरुद्दीन ओवैसी की हलफ बर्दारी तकरीब में साबिका स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़रा श्रीधर बाबू, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, पुरम प्रभाकर, टी नागेश्वर राव और एमएलए हरीश राव ने शिरकत की। तेलंगाना बीजेपी के अरकान असेंबली का प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हलफ लेने से इनकार। तेलंगाना असेंबली में हफ्ते को बीजेपी के नौमुंतखब अरकान असेंबली ने एआईएमआईएम के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुंतखब किए जाने के खिलाफ पहले दिन रियासती असेंबली का बाइकाट किया। रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी के फैसले के बाद भगवा पार्टी के तमाम 8 अरकान असेंबली ने कार्रवाई का बाइकाट किया। किशन रेड्डी ने बीजेपी के दफ्तर में मीडिया वालों को बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के साथ खुफिया मुआहदे के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस के पास असेंबली में अक्सरियत कम है और हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है, इसलिए इसने एआईएमआईएम से हाथ मिलाया है। किशन रेड्डी जो कि मरकजी वजीर भी हैं, उन्होंने दावा किया कि ओवैसी सबसे सीनियर एमएलए नहीं है। बीजेपी ने इनकी तकर्रुरी के ताल्लुक से गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन से भी शिकायत की। मलून राजा सिंह बीजेपी के पहले एमएलए थे जिन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हलफ लेने से इनकार किया। पिछली असेंबली में भी उन्होंने एआईएमआईएम के मुमताज अहमद खान के सामने हलफ लेने से इनकार कर दिया था, जो प्रोटेम स्पीकर थे। बीजेपी के तमाम 8 अरकान असेंबली सुबह बीजेपी के दफ्तर में जमा हुए। किशन रेड्डी ने इन्हें मुबारकबाद दी। पार्टी एमएलए के ऐवान में हाजिर होने के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए राजा सिंह गुस्से में पार्टी दफ्तर से चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक टी राजा सिंह उस वक्त भी दीगर पार्टी अरकान असेंबली के साथ नहीं थे जब उन्होंने तारीखी चार मीनार के मंदिर में गए। बीजेपी एमएलए ने टैंक बॉन्ड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे को खिराज अकीदत पेश किया और असेंबली में जाने का मंसूबा बनाया। ताहम उन्होंने पार्टी की मरकजी क़यादत की हिदायत पर अपना मंसूबा तर्क कर दिया। इसके बाद किशन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि पार्टी एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हलफ नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के अरकान असेंबली मुस्तकिल स्पीकर के इंतखाब के बाद ही हलफ उठाएंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी लीडर मुंतखब। बीआरएस पार्टी के 9 मुंतखब अरकान ने पार्टी सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को बीआरएस एलपी लीडर मुंतखब किया है। पार्टी के सीनियर कायद के किश्वर राव की सदारत में हफ्ते की सुबह तेलंगाना भवन में बीआरएस एमएलए की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में साबिका स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एक सत्रीय करारदाद पेश की कि पार्टी सरबराह केसीआर को बीआरएस पार्टी का कायद होना चाहिए। इस करारदाद को अरकान असेंबली ने तायद की। इस तरह पार्टी सरबराह केसीआर को मुत्तफिका तौर पर बीआरएस एलपी लीडर मुंतखब कर लिया। तेलंगाना रियासत की तीसरी असेंबली का पहला इजलास सुबह 11 बजे शुरू हो गया। ऐवान में हालिया इंतखाबात में जीतने वाले एमएलए की तकरीब हलफ बर्दारी के तनाजुर में बीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदों ने ये मीटिंग मुनक्किद की और पार्टी के तरीक़ेकार, उम्मीदवारों के ज़ाब्ते अखलाक, असेंबली इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद तमाम बीआरएस एमएलए असेंबली के सामने तेलंगाना शोहदा यादगार पहुंचे और इन्हें खिराज अकीदत पेश किया और असेंबली इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के नए वज़रा के क़लमदानों का अलॉटमेंट। तेलंगाना रियासत के नए वज़रा के क़लमदानों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अलॉट किया है। इस सिलसिले में वो गुज़िश्ता रोज़ कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना हुए थे, जहां उन्होंने पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अहम लीडरान राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और इन क़लमदानों के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने हफ्ते की सुबह वज़रा के क़लमदानों का ऐलान किया। वज़ीर आला ने दाखिला, बल्दी नज़्म नस्क, SC/ST बहबूद के क़लमदान अपने पास रखे। नए क़लमदानों में मल्लू भट्टी विक्रमार्का को फाइनेंस, बिजली का क़लमदान अलॉट किया गया। इसी तरह टी नागेश्वर राव को ज़राअत, जूपल्ली कृष्णा राव को आबकारी सयाहत का क़लमदान दिया गया। उत्तम कुमार रेड्डी को आपाशी सिविल सप्लाईज, दामोदर राज नरसिम्हा को सेहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को इमारत व शवारे, सिनेमाटोग्राफी, श्रीधर बाबू को IT इंडस्ट्रीज, उमूर मुकन्नना का क़लमदान दिया गया है। P श्रीनिवास रेड्डी को रेवेन्यू इत्तलात का क़लमदान अलॉट किया गया है। पूरम प्रभाकर को ट्रांसपोर्ट, BC वेलफेयर, सीतक्का को पंचायत राज, बहबूदी ख़वातीन व अतफाल और कोंडा सिरिखा को जंगलात का क़लमदान दिया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने वज़रा के क़लमदानों की फहरिस्त गवर्नर के हवाले कर दी। बहुत जल्द वज़रा अपनी अपनी वज़ारतों का चार्ज संभालेंगे। लॉसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। लॉसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 11 से 13 दिसंबर तक उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत और सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। वेब ऑप्शन के लिए अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 दिसंबर को जारी की जाएगी और अहल उम्मीदवार 14 से 16 दिसंबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। 16 दिसंबर को वेब ऑप्शन में एडिट की सहूलत फराहम की जाएगी। 19 दिसंबर को सीटों के अलॉटमेंट किए जाने से मुताल्लिक फहरिस्त जारी की जाएगी और सीटें पाने वाले उम्मीदवार मुताल्लिका कॉलेज से 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रुजू होते हुए रिपोर्ट कर सकते हैं।
रेवंत रेड्डी ने कहा 6 गारंटी स्कीमात पर 100 दिनों में अमल। निखत जरीन को 2 करोड़ का चेक हवाले। खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि असेंबली इंतखाबात के वक्त किए गए 6 गारंटी स्कीमात पर 100 दिनों में अमल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने औरतों की बस में मुफ्त सफर की स्कीम महालक्ष्मी का आगाज किया। एक और स्कीम जो आरोग्यश्री के इलाज की हद को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करती है, इसका भी आगाज किया गया। आरोग्यश्री के लोगो और पोस्टर्स की नकाबकुशाई की गई और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। एमएलए की हलफबर्दारी के बाद असेंबली इहाते में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी, वज़रा कांग्रेसी एमएलए CS शांति कुमारी, TSRTC के MD सज्जनार और ओहदेदारों ने शिरकत की। गुरूर और तकब्बुर के नतीजे में KCR हुकूमत का जवाल, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। सदर तेलुगुदेशम और साबिका चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना असेंबली चुनाव में BRS की शिकस्त पर अहम तबसरा किया है। अमरावती में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी हुकूमत गुरूर और तकब्बुर का शिकार है और तकब्बुर का नतीजा क्या निकलता है अवाम ने तेलंगाना में देखा है। आइंदा 3 महीने के बाद आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की सूरत हाल पैदा होगी। उन्होंने कहा कि KCR की तरह जगन हुकूमत भी जवाल से दो चार होगी, क्योंकि ये हुकूमत भी गुरूर और तकब्बुर का शिकार है। चंद्रबाबू नायडू ने तेनाली असेंबली हल्के में दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। उन्होंने कहा कि जगन दौरे हुकूमत में अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मुस्लिम खातून पर गोली चलाने वाले मुलजिम इंस्पेक्टर के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का मुतालबा। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ थाना कोतवाली ऊपर कोट पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मनोज कुमार शर्मा नामी दरोगा की सर्विस बंदूक से चली गोली तकरीबन 55 साल इशरत निगार खातून के सर में लग गई, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल खुद पुलिस ने करवाया था। खातून उम्रा पर जाने के लिए अपने पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए दरोगा के बुलाने पर आई थी। वाक़े के बाद थाने में कोहराम मच गया और खातून को फौरी तौर पर इलाज के लिए मेडिकल ले जाया गया, जहाँ खातून की हालत नाजुक बनी हुई है। इस वाक़े में खातून के सर में गोली लगी और इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सियासी लीडरान, समाजी कारकुनान और अहले खाना की जानिब से फरार मुलजिम दरोगा को जल्द गिरफ्तार करके इसके घर पर बुलडोजर चलाने, जख्मी खातून के खानदान में से किसी एक को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए देने का मुतालबा किया जा रहा है। अलीगढ़ SSP कालानिधि निथानी के मुताबिक थाने में इंस्पेक्टर की बंदूक से खातून को सर में गोली लगी है। फिलहाल इंस्पेक्टर फरार है। जल्द महकमाना कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही की बुनियाद पर मज़कूरा इंस्पेक्टर मनोज शर्मा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जख्मी खातून का इलाज डॉक्टरों की टीम कर रही है। वाक़े की फुटेज जांच फील्ड यूनिट की तरफ से हासिल करके जांच कराई जा रही है। दानिश अली बहुजन समाज पार्टी से खारिज, पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम। रुकने पार्लियामेंट दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी से खारिज कर दिया गया। अमरोहा पार्लिमानी हल्के से बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कन्नूर दानिश अली को BSP से निकाल दिया गया है। लखनऊ में वाक़ BSP दफ्तर से इस मामले में एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि रुकने पार्लियामेंट कन्नूर दानिश पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। यही वजह है कि इन्हें पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से बरतरफ किया गया। पार्लियामेंट में बहस के दौरान दानिश अली के खिलाफ BJP लीडर रमेश भदौड़ी नाजेबा तबसरे किए थे। इसके बाद तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने इनसे मुलाकात की थी। तब से क़यास आराइयां तेज हो गई थी कि दानिश अली किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही पार्टी ने इनकी रुकनियत मनसूख कर दी। सोनिया गांधी का आज 77वां यौम पैदाइश, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दी मुबारकबाद। हिंदुस्तानी सियासत के अहम तरीन नामों में से एक सोनिया गांधी का आज 77वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। PM मोदी ने X यानी साबिका ट्विटर पर सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी और लिखा, मोहतरमा सोनिया गांधी जी को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद। इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी हासिल हो। कांग्रेस पार्टी ने भी सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। कांग्रेस ऑफिशियल X हैंडल से लिखा गया, सोनिया गांधी जी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। जो सच्चाई, अजीम कुर्बानी और जुरात के आला तरीन इक़्तिदार की मिसाल हैं, वो ताकत का एक सुतून हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी अजीम कुर्बानी के साथ अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। सोनिया 9 दिसंबर 1946 को पैदा हुई थी। नेहरू गांधी खानदान के रुकन और साबिका वज़ीर आज़म राजीव गांधी से शादी करने के बाद इनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। अगरचे सोनिया गांधी शुरू में फाल सियासी शिरकत से दूर रही, लेकिन किस्मत के पास इनके लिए दूसरे मंसूबे थे। कांग्रेस की सबसे तवील मुद्दत तक सदर रहने वाली सोनिया गांधी ने सेहत की वजूहात की वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में खुद को फाल सियासत से दूर कर लिया है। इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सदर हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। AIMIM के रियासती सदर को जान से मारने की धमकी। बिहार के AIMIM के सदर वरुण असम्बली अख्तर ईमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। अमर यादव नाम के एक शख्स ने अख्तर ईमान के X अकाउंट पर न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी है, बल्कि इन्हें दहशतगर्द बताते हुए अखिलती फ़िरक़े के लिए काबिल एतराज़ अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है। सोशल साइट X पर दी गई धमकी के बाद AIMIM के कारकुनान और रहनुमाओं में तशवीश के साथ नाराज़गी पैदा हो गई है और पुलिस हुक्काम से मुतल्लिक़ा शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने और अख्तर ईमान की सिक्योरिटी पुख्ता करने का मुतालबा किया जा रहा है। अख्तर ईमान
ने जान से मारने की धमकी के साथ अखिलती फिरके के ताल्लुक से नाजेबा तबसरा किए जाने के खिलाफ किशनगंज के एसपी को तहरीरी दरख्वास्त देकर शिकायत दर्ज कराई है। अख्तरुल ईमान ने बताया कि उन्होंने दरख्वास्त के साथ एक्स पर इनके खिलाफ लिखे गए पोस्ट की स्क्रीनशॉट की कॉपी मुंसलिक की है। इसकी एक कॉपी डीजीपी बिहार को भी भेजी गई है। वहीं अख्तरुल ईमान को मिली जान से मारने की धमकी के बाद रहनुमाओं ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इस हवाले से अब बिहार में यह मामला सियासी तूल पकड़ सकता है। वहीं किशनगंज एसपी ने जरूरी कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। सुपरस्टार रजनीकांत के घर में सैलाब का पानी दाखिल, वीडियो वायरल। तमिलनाडु तूफान से बहुत मुतासिर हुआ है। मौसलाधार बारिश से चेन्नई में सैलाब आ गया। चेन्नई के कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। सुपरस्टार रजनीकांत के घर में भी सैलाब का पानी आ गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अदाकार रजनीकांत का घर चेन्नई के पॉइस गार्डन इलाके में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि रजनीकांत के घर के करीब पानी जमा हो गया है। घर के सामने की सड़क डूब गई है। जब तूफान आया तो रजनीकांत और उनका खानदान चेन्नई में नहीं था। उनके घर की वीडियो उनके एक फैन ने अपलोड की है। रजनीकांत फिलहाल थलाइवर 170 की शूटिंग में मसरूफ हैं। वो इस फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर थे। कनाडा में तालीम हासिल करना अब काफ़ी महंगा, वीज़ा फीस में बेतहाशा इजाफा। कनाडा की हुकूमत ने आला तालीम के लिए कनाडा जाने वाले बैनुल-अक़वामी तलबा को बड़ा झटका दिया है। स्टूडेंट वीज़ा क़वानीन मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। ये ऐलान किया गया है कि स्टडी परमिट के लिए दरख्वास्त देने वाले गैर मुल्की तलबा के लिए फ़िलहाल ये $10,000 है, तहम इसे बढ़ाकर $20,635 कर दिया गया है। यह फैसला 1 जनवरी 2024 से नाफिजुल अमल होगा। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा मार्क मिलर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तलबा को ऑफ कैंपस काम की हद पर दी गई छूट को अगले साल 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल गैर मुल्की तलबा को कनाडा में हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा काम करने की इजाज़त है। जो तलबा कनाडा में तालीम हासिल करना चाहते हैं वो इस वक्त स्टूडेंट डिपॉजिट के तहत $10,000 अदा करते हैं। ये ट्यूशन फीस और सफरी अखराजात के अलावा है। इसराइल ने गजा की सबसे कदीम सबसे बड़ी मस्जिद को तबाह कर दिया। इसराइली लड़ाका तैयारों ने जुमे को गजा शहर की कदीम और सबसे बड़ी मस्जिद को तबाह कर दिया। ये इत्तला फ़लस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने दी। ज़राए ने जहनवा को बताया कि गजा पट्टी की सबसे बड़ी और कदीम मस्जिद अल उमरी ग्रैंड मस्जिद इसराइली हमलों में बड़ी हद तक तबाह हो गई। उमरी मस्जिद की तामीर 1400 साल पहले से भी पहले हुई थी, जो तकरीबन 4100 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित है। 3 हफ्ते पहले इसराइली तोपखाने के हमले में इसकी मीनार तबाह हो गई थी। गजा पर हुक्मरानी करने वाले हमास ने गजा शहर में एक अहम तारीखी यादगार और एक मजहबी मुकाम को निशाना बनाने वाली इसराइली हमलों की मजम्मत की। इसमें कहा गया है कि इसराइली फोर्सेस ने अब तक गजा पट्टी में 104 मसाजिद और 3 गिरजाघरों को तबाह कर दिया है। इसराइल हमास जंग, इंसानियत शर्मसार। गजा के अस्पतालों में सड़ी गली हालत में मिली नौज़ायदा बच्चों की लाशें। गजा में जारी इसराइल और हमास की जंग कई महाज पर इंसानियत को शर्मसार करती हुई दिखाई दे रही है। ये जंग नाकाबिल यकीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। गजा के अंसर अस्पताल के ICU में नौज़ायदा बच्चों की लाशें सड़ी गली हालत में पड़ी हुई हैं, जिसकी वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गजा के एक रिपोर्टर ने अस्पताल की वीडियो बनाई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों की लाशें अब भी ICU बेड पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से जुड़ी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में 4 नौज़ायदा की लाशें दिखाई दे रही हैं और कुछ की तो सिर्फ हड्डियां बची हैं। काबिल जिक्र है कि नवंबर महीने के शुरू में इसराइल और हमास की जंग अस्पतालों में शुरू हो गई थी। इसराइल का इल्जाम था कि इन अस्पतालों में हमास ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। इसराइल ने हमले से पहले अस्पताल खाली करने की हिदायत दी थी, जिसकी वजह से अस्पताल का स्टाफ जल्दबाजी में यहाँ से निकल गया था। माना जा रहा है कि इसी दौरान कई नौज़ायदा बच्चों को अस्पताल में ही छोड़ दिया गया, जिनकी बाद में मौत हो गई। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल खाली करने से पहले ही 2 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि दीगर बच्चे जिंदा थे, लेकिन बाद में देखभाल नहीं मिलने से उनकी भी मौत हो गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।